नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, एक दो दिन की बात है। भाजपा के एक तेज तर्रार नेता, तमिली नेता और पूर्व आईपीएस प्रतिभावंत है, जिनका नाम अन्नामलाई है। 5-6 साल से 7 साल से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़कर राष्ट्रवादी विचारधारा तमिलनाडु में प्रस्थापित करने के लिए बीजेपी ज्वाइन की थी। और 5 साल पहले 2021 का चुनाव उनके ही नेतृत्व में बीजेपी ने तमिलनाडु में लड़ा था। बीजेपी को उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला। खुद अन्नामलाई कोयम्बतूर वगैरह कहीं से चुनाव हार गए थे। एक दो सीटें शायद आ भी गई थी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अन्नामलाई के आग्रह के कारण अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी का हाईकमांड हो, उन्होंने अन्ना डीएमके से पंगा लिया था। बहुत पुरानी दोस्त मित्र दल है बीजेपी का, लेकिन उन्होंने पंगा लिया था। और द्रविड़ राजनीति की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जाकर अन्नामलाई ने तमिलनाडु में सीधे सीधे डायरेक्ट अप्रोच लेकर सनातनी विचारधारा को प्रस्थापित करने की कोशिश की थी। और चुनाव में 2-4 सीटें 10 सीटें नहीं मिली, लेकिन सनातन मानने वाला एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज प्रतिशत बीजेपी को मिला था। ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। लोकसभा में भी बीजेपी का अच्छा प्रतिशत रहा, लेकिन उसके बाद अन्नामलाई और बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप, हाईकमांड, इसमें थोड़ी दूरियां आने लगी। चर्चा, खबरें ऐसी आती रही और अन्नामलाई को पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष पद से दूर किया गया। इतना ही नहीं, कल परसों जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले जो तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव हो गए, उसमें तो अन्नामलाई को पूरा का पूरा कैंपेन से दूर रखा गया, क्योंकि अन्नामलाई की भूमिका साफ है। वो द्रविड़ राजनीति और द्रविड़ कॉज के लिए, द्रविड़ अस्मिता के लिए, अखंड भारत से अलगाववाद की जो भूमिका लेते हैं, ऐसी द्रविड़ राजनीति के खिलाफ है। लेकिन अन्ना द्रमुक जो दोस्त बनना चाहते थे बीजेपी के, और बीजेपी के साथ अन्ना डीएमके लड़ने वाली थी, उनको खुश करने के लिए बीजेपी ने अपने ही लड़ाके अन्नामलाई को दूर किया था। उनकी इच्छा के खिलाफ अन्ना डीएमके से बीजेपी ने दोस्ती की थी। और तब से असलियत में कहा जाता है कि चुनाव के पहले ही अन्नामलाई बीजेपी से अलग होना चाहते थे, लेकिन वो जो विचारधारा मानते हैं, जिनको नेता मानते हैं, ऐसे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उनसे मिलकर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि आपकी अन्ना डीएमके से दोस्ती चालू रखे, लेकिन मुझे बीजेपी से अलग होने का परमिशन दे दे। लेकिन जिस पार्टी में उन्होंने इतना काम किया, तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि अपनी ही पार्टी का नुकसान हो, और इसलिए मोदी और शाह ने उनको समझाया था कि चुनाव होने तक रुको, चुनाव होने के बाद तुम्हारी जो भूमिका है उस पर विचार करते हैं। अब ये विचार शायद हो गया, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये खबरें आ रही थी कि अन्नामलाई बीजेपी छोड़ रहे, और तरीके से उन्होंने दिल्ली में आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन, इनको अपना इस्तीफा दे दिया, लेटर दे दिया, अपनी इच्छाएं साफ कर दी, अपनी भूमिका साफ कर दी। और बहुत सारे लोग जो बीजेपी के समर्थक है, सनातन के समर्थक है, वो इसलिए दुखी है कि अन्नामलाई जैसा एक लड़ाका, बुद्धिवान, प्रज्ञावंत अगर बीजेपी से निकल जाता है, तो तमिलनाडु में बीजेपी की
राजनीति मानो खत्म हो गई है। इतना तगड़ा प्रज्ञावंत प्रतिभावंत नेता तमिलनाडु में दूसरा कोई नहीं है। बात तो सही है, लेकिन हमको एक बात और समझनी चाहिए कि राजनीति कागजों पर जो गणित लिखा जाता है उस गणित के तरीके से नहीं चलती। कभी कभी वो बीजगणित बन जाता है, कभी कभी वो अंक गणित बन जाता है, कभी कभी उसको केमिस्ट्री की तरीके से चलना पड़ता है। तो लोगों को दिखाने की बात एक होती है और एक्चुअली कृति की और लक्ष्य की भाषा अलग होती है, योजना अलग होती है। तो अन्नमलाई पर अन्याय हुआ ये बोलने वाले बहुत है, लेकिन अगर अन्नमलाई पार्टी छोड़ने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे, तो ये समझना जरूरी होता है कि ये गुस्से में नहीं निकल गए। अच्छे रिश्ते रखने की इच्छा से उन्होंने गुड बाय किया है, बाहर निकले हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक शब्द तक अन्नमलाई नहीं बोले। तो वो क्यों निकले, उनको बाजी में क्यों रखा गया? अगर 1-2 साल की पार्टी बनाकर थलपति विजय तमिलनाडु का चुनाव जीत लेता है और मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अन्नमलाई को बीजेपी ने वही चांस क्यों नहीं दिया? दोस्तों, यही तो समझना जरूरी है। अन्नामलाई द्रविड़ अस्मिता की तहत राजनीति नहीं करना चाहते थे, वो सीधे सीधे सनातन हिंदुत्व की भूमिका लेकर चुनाव में जाना चाहते थे। और थलपति विजय जो हिंदू नहीं है, जो क्रिश्चियन है ऐसा कहा जाता है, सचमुच मुझे इसकी डिटेल मालूम नहीं है, और इसलिए तो वहां के रोमन कैथलिक वगैरह है, उन्होंने तो खुलेआम बोला है कि क्रिश्चियन मुख्यमंत्री हो गया तो वो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, थलपति विजय ने जो जीत पाई है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर नहीं, विचारधारा के आधार पर नहीं है। हाँ, एक बात है, जो उब गई थी तमिलनाडु की जनता द्रविड़ राजनीति से, उससे छुटकारा पाने के लिए एक तरीके से थलपति विजय को अच्छी सीट मिली है, वोट मिले। इसका मतलब द्रविड़ राजनीति खत्म हो गई ऐसा नहीं है, कभी अण्णा द्रमुक कभी द्रमुक। इसका मतलब जिनको द्रविड़ राजनीति नहीं चाहिए उनके लिए कोई चॉइस नहीं था। तो इसीलिए ऐसा वोटर इकट्ठा करके राजनीति करने की इच्छा अन्नामलाई के पास थी, लेकिन पूरे तमिलनाडु में उनके पास और बीजेपी के पास कोई अगर संगठन नहीं होगा तो चुनाव जीतना आसान नहीं होता। लड़ाई में संगठन जरूरी होता है। कितना भी बड़ा जमावड़ा हो, उसके सामने गिने चुने पुलिस या आर्मी जीतती है, इसका कारण वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसलिए चुनाव की लड़ाई में ऑर्गेनाइजेशन, संगठन इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं था। इसलिए 5 साल पहले अन्नामलाई ने प्रयास किया लेकिन हार गए, और इसके बीच में खुद की पॉपुलैरिटी को अपना एक कैपिटल बनाकर, पूंजी बनाकर विजय थलपति मैदान में आ गए और मुख्यमंत्री तक बन गए। 5 साल पहले तो उस चुनाव में रजनीकांत सुपरस्टार है, वो भी उतरना चाहते थे, लेकिन आखिरी समय पर बैकफुट पर चले गए। अगर अन्नामलाई और रजनीकांत इकट्ठा हो जाते तो शायद 5 साल पहले ही तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता था। रजनीकांत की पॉपुलैरिटी और थलपति सॉरी अन्नामलाई की कल्पना, ये इकट्ठा करके शायद द्रविड़ राजनीति को 5 साल पहले ही धक्का दिया जा सकता था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर रजनीकांत पीछे हट गए और अकेले अन्नामलाई बीजेपी का झंडा लेकर पूरा तमिलनाडु लड़े, लेकिन उनको 12-14% कुछ वोट मिला था। लेकिन इतना वोट कम नहीं होता, कम नहीं होता।
सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वोट तो मिले। जैसे 15 साल पहले बीजेपी का बंगाल में कुछ नहीं था, 2016 में 3 सीटें आई थी बंगाल में, 77 हो गई 5 साल बाद, और आज 207 हो गई। तो तमिलनाडु कोई अलग नहीं है, इंडियन ओरिजिन नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सीधे तरीके से अगर तमिलनाडु जीता नहीं जा सकता तो धुरंधर भेजा जा सकता है। जसकीरत हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान पहुंचा, और आगे की स्टोरी आपको मालूम है। क्या तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ राजनीति और द्रविड़ अस्मिता उससे टक्कर लेनी है तो सीधे सनातन बन के नहीं, तो बलूच बनकर टक्कर देना भी पॉसिबल होता है। मुझे लगता है कि अन्नामलाई बीजेपी से इस्तीफा देकर हट गए, लेकिन पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। उन्होंने साफ किया है कि मैं नया रास्ता ढूंढने वाला हूं, नया कुछ शुरू करने वाला हूं। इसका मतलब साफ है, अन्नामलाई राजनीति में रहेंगे और नए तरीके अपनाएंगे। लेकिन उनका स्वभाव अगर सनातनी अभिमान का है, सनातनी अस्मिता का है, हिंदुत्व की अस्मिता का अगर उनका स्वभाव है, तो वो अलग होकर एक नई पार्टी बना सकते हैं। और वो नई पार्टी ऑफ कोर्स सिर्फ तमिलनाडु के लिए होगी, मतलब तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी होगी। तमिलनाडु में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी पिछले 50-60 सालों से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई है। क्षेत्रीय पार्टियां द्रमुक, उससे निकली हुई अन्ना द्रमुक, और उन दोनों के सामने खड़ी हुई थलपति विजय की टीवी के। इसका मतलब साफ है, अगर तमिलनाडु में द्रविड़ अस्मिता के साथ खड़े रहने वाली कोई क्षेत्रीय पार्टी होगी तो फिर विजय के लिए चैलेंज हो सकता है। द्रविड़ राजनीति खत्म होगी और विजय अभी राजनीति में पैर नहीं जमाए ऐसा खिलाड़ी है। ऐसी सिचुएशन में अभी से अन्नमलाई, सनातन और द्रविड़ दोनों को मिलाकर अगर कोई प्रयोग करे तो 5 साल बाद हम चमत्कार देख सकते हैं। शायद 2029 की लोकसभा चुनाव में हम चमत्कार देख सकते हैं। जिस ढंग से राज्यसभा की 2-2 सीटें कांग्रेस को देकर विजय थलपति ने राष्ट्रीय राजनीति से मुंह मोड़ लिया है, वो देखा तो अन्नामलाई के चांसेस क्या है ये आप समझ सकते हो। मुझे लगता है कि अमित शाह और अन्नामलाई इन्होंने मिलकर कोई प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत अन्नामलाई बीजेपी से निकलेंगे, तमिलनाडु की एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनेगी। एक क्षेत्रीय पार्टी तमिलनाडु के लिए क्षेत्रीय होगी, लेकिन भूमिका सनातन की रखेगी। तमिलनाडु की हर क्षेत्रीय पार्टी जो अलग अलग तरीके से वहां की राजनीति करती है, वो सब पार्टियां द्रविड़ अस्मिता की है। अन्नामलाई जो पार्टी बनाएंगे वो सीधे सीधे द्रविड़ राजनीति की नहीं क्षेत्रीय पार्टी होगी, लेकिन सनातन अस्मिता बोलने वाली तमिलनाडु की पहली क्षेत्रीय पार्टी होगी। यानी पूरी पार्टियां एक साइड में और अकेली अन्नामलाई की सनातन अस्मिता वाली पार्टी तमिलनाडु में एक तरफ। बंगाल में हमने क्या देखा, एक तरफ बीजेपी सनातन हिंदुत्व वाली पार्टी और दूसरी तरफ बाकी सारी की सारी पार्टियां एंटी हिंदू। और बंगाली अस्मिता पीछे छोड़कर अगर बीजेपी जीत गई है
तो वही 5 साल बाद तमिलनाडु में हो सकता है। इसके लिए अन्नामलाई आज से तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तमिलनाडु में पहली बिगर द्रविड़ और सनातनी क्षेत्रीय पार्टी अन्नामलाई बनाएंगे, और शायद 2029 में अन्नामलाई की पार्टी और बीजेपी हाथों में हाथ डालकर लोकसभा का पहला चुनाव लड़ेंगे। और 2031 में शायद अन्नामलाई की पार्टी, जो सनातनी क्षेत्रीय पार्टी होगी, वो तमिलनाडु में सरकार बनाने तक पहुंच सकती है। ये आइडिया है दोस्तों, उसका कोई सबूत आज मांगोगे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सोचो, सोचने के लिए मैंने ये मुद्दा दिया है। अभी रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और प्रतिवाद को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।